नमस्कार, आप देख रहे हैं शेष प्रश्न और शेष प्रश्न के इस विशेष चुनावी कार्यक्रम में आज हमें बागेश्वर में उपचुनाव हो रहा है और इस उपचुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच एक ज़बरदस्त फाइट देखने को मिल रही है। और इसी चुनाव की इस यात्रा में हम आज पहुंचे हैं कांग्रेस मुख्यालय और कांग्रेस के जो प्रदेश जिला अध्यक्ष हैं भगत सिंह रसीला जी, उनसे हम बात करेंगे और ये जानेंगे कि जो इनके कैंडिडेट है वो किस तरीके से इस चुनाव में बीजेपी के कैंडिडेट को टक्कर दे रहे हैं। भगत सिंह रसीला जी, पहले जी प्रणाम है आपका बाबा बागनाथ जी की धरती पे। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जो बसंत कुमार जो कैंडिडेट हैं कांग्रेस की तरफ से इस चुनाव में आपने उनको उतारा है, किस तरीके से देखते हैं आप उनको और किस तरीके से इस चुनाव को देख रहे हैं आप? देखिए, बसंत कुमार जी युवा हैं, एडवोकेट हैं और काफ़ी शिक्षित हैं और सबसे पहले शिक्षा का होना बहुत ज़रूरी है। और जिस तरीके से वो शिक्षित वर्ग से आते हैं और एक एडवोकेट होने के नाते एक समाज के लिए एक जो व्यवस्थाएं होती हैं उसको रखने का काम विधानसभा में उनके द्वारा किया जाएगा। ये इसी विश्वास के द्वारा हमने एक नए ऊर्जावान व्यक्ति को टिकट दिया है। भगत, अगर बात करें इस बसंत जी की, तो बसंत जी अभी तक आम आदमी पार्टी में थे। आम आदमी पार्टी से कांग्रेस में चुनाव के पहले वो आए हैं और आपने उनको टिकट दिया है। जो पहले आपके कांग्रेस के लीडर थे, कह सकते नेता थे, वो चले गए बीजेपी में। तो कहीं कार्यकर्ताओं के अंदर या जो लोग भी पार्टी में वो इस चीज़ को लेकर नाराज़ तो नहीं होंगे कि आपने बाहरी व्यक्ति को टिकट दिया? नहीं, बाहरी व्यक्ति का तो सवाल ही नहीं उठता है। जिस तर्ज में आपने देखा है कि हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व में इंडिया नाम से एक अलायंस बना हुआ है, उसी के तहत ये आज जो है हमने जो है बसंत कुमार जी को अपनी पार्टी से टिकट दिया। और क्योंकि कहीं न कहीं हमारी पार्टी को अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को कहीं न कहीं नुकसान हो रहा था हमें, क्योंकि हमारी वोटों का जो ध्रुवीकरण आपस में हो रहा था, इसकी वजह से ये मुकाबला जो है त्रिकोणीय हो जा रहा था। लेकिन आज बसंत कुमार जी का इंडिया एलायंस जो हमारी बनी हुई है उसके तथ्यों के और उसके आधार पर जो हमारे साथ जो जुड़े और उनको टिकट दिया गया, तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि उनकी वोट बैंक, जो उनका वोट बैंक और जो हमारा वोट बैंक। बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया। इंडिया अलायंस की बात हम कर रहे हैं क्योंकि इंडिया अलायंस की आज बैठक भी हो रही है, मुंबई में बैठक चल रही है और एक तरीके से उसका एजेंडा तय हो रहा है कि किस तरीके से आप लोग चुनाव लड़ेंगे आने वाले समय में। तो कहीं ना कहीं जब अलायंस बनता है तो आप जैसे मान लीजिए कि 70 सीटें हैं विधानसभा की, तो अलायंस बनेगा तो कुछ चीज़ें कम हो जाती हैं। एक तरीके से जो कार्यकर्ता ये मान के चलते हैं कि हम 70 सीटों पर लड़ेंगे, वो कम सीटों पर जब लड़ते हैं तो टिकट को लेकर भी थोड़ा एक दूसरे के बीच फाइट रहती है कि टिकट किसको कहाँ से मिलेगा। यहाँ पर आपने देखा कि जैसे ही आप बसंत जी को टिकट मिला कांग्रेस के से, तो जो आपके अपने नेता थे वो बीजेपी की तरफ चले गए। तो ये जो आने वाले समय में ये चीज़ें और बढ़ेंगी, कह सकते हैं कि जैसे अलायंस बनेगा लोकसभा की 5 सीटें हैं यहाँ पर, तो वहाँ पर आपको फिर 1 या 2 सीटें आम आदमी पार्टी के साथ शेयर करनी पड़ेंगी। तो ये एक चुनौती है आपके लिए या पार्टी के लिए? देखिए, उत्तराखंड में अभी आम आदमी पार्टी का मात्र 3% वोट है और उस 3% वोट के हिसाब से जो अलायंस है वो स्वतः ही आम आदमी पार्टी अपना कैंडिडेट ना उठा के कांग्रेस को समर्थन देने का काम उनके द्वारा किया जाएगा। तो ये बात इसलिए हम कह रहे हैं आपको क्योंकि उसका वोटिंग परसेंट जो हमने पिछले चुनाव में देखा, पूरे प्रदेश में आपने देखा, जो कि आम आदमी पार्टी के खुद के जो मुख्यमंत्री के दावेदार थे वो खुद जाके भारतीय जनता पार्टी की झोली में चले गए। तो आम आदमी पार्टी का अस्तित्व फिलहाल उत्तराखंड में ना के बराबर है। एक बागेश्वर क्योंकि उपचुनाव है और बहुत ही अब कम समय बचा हुआ है, एक मोमेंटम जो है 1-2 दिनों में सेट होता है चुनाव का। यहाँ पर आप ये मानते हैं कि 4 बार से विधायक थे, अगर हम बात करें बीजेपी के, और वो लगातार यहाँ से विधायक बन रहे थे। आपके पास एक मौका है कि आप उस जो एक चल रही थी हैट्रिक के बाद चीज़ें, उसको आप तोड़ सकते हैं इस बार। और इस बार जब जैसे जैसे हम लोग इस जगह पे आए, घूम रहे हैं, लोगों से राय ले रहे हैं, उनको भी ये लगता है कि बदलाव की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं। क्या कारण है कि लोग बदलाव की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इस समाज में भय, भ्रष्टाचार, लचर कानून व्यवस्था, महिलाओं का अपमान और बेरोजगारी
किसानों पे जो इन्होंने बर्बरता दिखाई है, जो किसान की आय दुगने करने की बात करते थे, वो आज किसान सड़कों पर 750 से ज़्यादा अधिक किसानों की शहादत रोडों पर हुई है। जिस तरीके से साल भर वो आंदोलन में बैठे, आपने देखा कि जिस तरीके से इंडिया में जो गोल्ड मेडल लेकर के तमाम पदों से जो है भारत का नाम रोशन करने वाली जो महिला पहलवान हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज जंतर मंतर पर किया जाता है। मणिपुर में आपने देखा होगा कि हमारी माताओं को, बहनों को निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में एक केंद्रीय मंत्री के पुत्र के द्वारा जो है किसानों के ऊपर गाड़ी चलाने का काम उसके द्वारा किया है। और आपने कानपुर में देखा होगा कि एक माँ बेटी जिंदा इन्होंने अतिक्रमण के नाम पर जिंदा जलाने का काम इन्होंने किया है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए और महंगाई, भ्रष्टाचार से ये जो सरकार है केंद्र की और जो उत्तराखंड की, ये लवरेज हो चुकी है। आपने देखा होगा जिस तरीके से अडानी और अंबानी पर सवाल माननीय राहुल गांधी जी ने उठाया, तो उनकी सदस्यता को ख़त्म करने का काम इनके द्वारा जिस तरीके से किया गया है, उससे जनता जो है पूरी तरीके से वाकिफ़ है। और आप ये देखिए कि जनता ये चाहती है कि परिवर्तन हो, क्योंकि जो इन्होंने आज जातिवाद और धर्म के नाम पर जो इन्होंने जो निर्मम हत्याएं करना है इस प्रदेश में स्टार्ट किया, अंकिता भंडारी है, प्रियंका है, बेबी है, ये थराली की 4 दलित महिलाएं आपके उत्तरकाशी की, उनके साथ बलात्कार होता है। और आज जो बलात्कार का जो औसत दर आ रहा है उत्तराखंड में, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये इनकी इंटेलिजेंस की और इसकी ब्यूरो की रिपोर्ट कह रही है कि एक दिन में 3 बलात्कार हो रहे हैं। और इनके जिसमें हमारे ये लगा लीजिए उत्तराखंड के प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हरिद्वार के द्वारा जो है एक महिला पर जो है दिन दहाड़े बलात्कार का किया जाता है। और अंकिता जो बालिका थी, जो इसने पॉलिटेक्निक करके माफ़ करिए होटल मैनेजमेंट का कोर्स करके एक रिजॉर्ट में नौकरी करने का काम उसके द्वारा किया गया और अपने गरीब परिवार को पालने का काम उसने संकल्प लेके अपने भाई को पढ़ाने का काम उसने उस नौकरी के माध्यम से करा। उसको इन्होंने एक जो है किसी भारतीय जनता पार्टी के किसी संगठन के किसी नेता को के सामने उसको परोसने की बात कही और उसकी निर्मम हत्या करके उसकी चीला बैराज में उसकी लाश डाल दी गई। और क्या वजह थी कि आज उसके जो रूम में साक्ष्य मिटाने के लिए इन्होंने आग लगा दी और बुलडोजर से उस बिल्डिंग को गिराने का काम इनके द्वारा किया गया। कतिपय एक विधायिका उस सारे प्रकरण में साथ खड़ी रही। और क्या वजह थी कि किसने वो आदेश दिया कि जिसकी वजह से वो बिल्डिंग और ध्वस्त करने की एविडेंस ऐसी चीज़ होती है जिसको साक्ष्य को मिटाने का काम भारतीय जनता पार्टी की उस कतिपय विधायिका के द्वारा किया गया। बहुत बड़ी आरोप लगा रहे हैं, लाइन आर्डर से लेकर तमाम बातें जो कह सकते हैं प्रदेश एक शांत प्रदेश माना जाता है उत्तराखंड की बात करें, उसके बावजूद अगर इस तरीके की चीज़ें हो रही है तो कांग्रेस पार्टी इस चीज़ को लेकर क्या कोई बड़ा आंदोलन, बड़ा प्रोटेस्ट करना जा रही है सरकार के खिलाफ? दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये जो उपचुनाव है, ये उपचुनाव इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसके बाद यहाँ पर कह सकते हैं कि नगर पालिका और इन तमाम चुनाव आने वाले हैं, जो चुनाव होंगे और उसके बाद लोकसभा का चुनाव होगा। अगर ये जो उपचुनाव जिस बागेश्वर का है, इसको कांग्रेस किस तरीके से देखती है? क्या ये मोमेंटम आगे शिफ्ट होगा आप लोगों का? देखिए, ये जहाँ तक कि आपके सवाल आते हैं चुनाव का, ये एक बाई इलेक्शन केवल बागेश्वर या उत्तराखंड का एक चुनाव नहीं है। उत्तर प्रदेश सहित कई अन्य राज्यों में मिला के 7 राज्यों में ये उपचुनाव होने वाले हैं। और 7 राज्यों में जहाँ जहाँ ये चुनाव होने वाले हैं, हर जगह जनता जो है इनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगी। और 2024 की जो लोकसभा होगी, जो चुनाव होंगे, उसमें ये संदेश जाएगा कि बाई इलेक्शन कभी भी एक सत्तारूढ़ की पार्टी कभी बाई इलेक्शन नहीं हारती है, लेकिन बागेश्वर की जनता यहाँ से एक नज़ीर पैदा करके देगी और जिससे कि पूरा संदेश पूरे देश में जाएगा। उत्तराखंड ही नहीं, पूरे देश में इसका संदेश जाएगा कि उत्तराखंड की बागेश्वर देवभूमि में, बागेश्वर जनपद के विधानसभा के लोगों ने एक बाई इलेक्शन में सत्ता पक्ष के कैंडिडेट को हराने का काम किया। और जहाँ तक का ये सिंपैथी की बात करते हैं, रोना धोना स्टार्ट इन्होंने किया। रोने धोने से जो है विधानसभा में क्वेश्चन नहीं किए जाते हैं, आपको मालूम है। और ये चीज़ें जनता की जो बातें हैं उसको विधानसभा के पटल पर रखने का काम वहाँ के प्रतिनिधि का होता है। रोने धोने से भीख मांगने से थोड़ी ना कोई ये काम चलता है। आप देखिए कि जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर में इन लोगों ने भर्ती घोटाले से लेकर के यूके SSC हो, चाहे पटवारी भर्ती घोटाला हो, चाहे वो इंजीनियर्स JEE घोटाला हो, या चाहे अन्य प्रकार के कोई भी आप घोटाले हैं उसको उठा के ले लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के ही लोग इसमें क्यों सम्मिलित हैं? क्यों ऐसे लोग हैं जो ये हाकम सिंह जैसे नाम इसमें आ रहे हैं? क्यों नहीं वो हाकम सिंह तो छोटी मछली है, बड़ी मछलियाँ क्यों नहीं गिरफ्तार हो रही हैं? मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ। ये तो एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि अगर ये चुनाव होता है और यहाँ से अगर
कांग्रेस के कैंडिडेट उपचुनाव में अगर जीतते हैं तो ये एक बड़ा संकेत रहेगा आने वाले चुनाव के लिए, उत्तराखंड के लिए, या कह सकते हैं लोकसभा के लिए। आप अभी तक तमाम दौरे कर रहे होंगे, लोगों के पास जा रहे होंगे, क्या समस्याएं हैं बागेश्वर की जनता की जिसको लेकर वो पार्टी कह सकते हैं कि बीजेपी से नाराज हो और आपको वोट दे? देखिए, नाराजगी यहाँ के विकास कार्यों को लेकर के है। 4 बार जनता ने उनको चुन के विधानसभा भेजने का काम किया, लेकिन आप ये बताइए कि वो एक कैबिनेट मिनिस्टर होने के बाद स्वास्थ्य की जो व्यवस्थाएं इतनी लचर हो चुकी हैं कि एक कैबिनेट मिनिस्टर का देहांत ही स्वास्थ्य हॉस्पिटल के अंदर में होता है, बागेश्वर के जिला मुख्यालय का जो चिकित्सालय है उसके अंदर। क्या कारण था कि उनके पास ऐसी सुविधाएं नहीं थी कि जो उनको यहाँ से एयरलिफ्ट किया गया और उनको यहाँ पर को प्राथमिक उपचार मिल पाया? क्या बागेश्वर का जिला चिकित्सालय रेफर सेंटर रह गया मात्र इनके पास? आज देखिए, कल ही इनकी एक लिस्ट निकली है, उसमें रेडियोलॉजिस्ट लेकर के एनेस्थीसिया के उससे लेकर 3 पदों का जो है स्थानांतरण इनके द्वारा किया गया है। उसके जगहों पर कोई दूसरी भरपाई करनी नहीं है। 6 डॉक्टरों की इन्होंने जो है यहाँ से नियुक्ति बाहर कर दी है, उसके बदले में मात्र 1 डॉक्टर यहाँ पर आता है। तो इसी तरीके के तमाम जो समस्याएं हैं उसको लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। आप ये देखिए, जिस तरीके से रोजगार की बातें ये करते हैं, रोजगार में देखिए अभी एक बेरोजगार संगठन के लोगों ने एक खुलासा किया जिसमें कि 13 नंबर प्राप्त करने वाले को तो आप 5400 पे ग्रेड में आपको नौकरी दे दी जाती है, और जो 89 और 90 मार्क्स लेकर के जो बेरोजगार अपने मार्क्स लेके पास होता है उसको नौकरी नहीं मिलती है। मात्र 13.25 प्राप्तांक लेने वाले को नौकरी मिल जाती है और 5400 का ब्रिगेड मिल जाता है। तो ये इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या होगा? और मुख्यमंत्री को इसमें बैकफुट में आना पड़ता है और उनके द्वारा ये लगा लीजिए कि इस परीक्षा को, इस नियुक्ति को स्थगित करने का काम उनके द्वारा किया। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है हमारे चुनाव में जाने के लिए? आज इन्होंने पढ़ाई लिखाई में जीएसटी लगाने का काम किया है, खाने की थाली में इन्होंने जीएसटी लगाने का काम है, पेट्रोल डीजल, और इनकी बात ही कुछ और है। और जिस तरीके से गरीबों को इन्होंने और गरीब बनाने का काम किया है, जिस तरीके से उज्ज्वला गैस इन्होंने बांटी है, उज्ज्वला गैस में आपने देखा होगा कि एक कॉलम होता है, जब गरीब का राशन कार्ड होता है उसमें कॉलम होता है कि आपके पास गैस है या नहीं है। तो उसमें एक कॉलम होता है, जिस दिन उस कॉलम पे राइट हो जाएगा कि गैस है, जो फ्री में इन्होंने गैस बांटी है तो गैस है, तो उस दिन वो गरीबी रेखा से बाहर हो जाएगा, क्योंकि उसके पास वो लेंटर वाला गैस की बात कर रहे हैं। सरकार ने 200 रुपये गैस पे कम कर दिया, उज्ज्वला वालों को 400 रुपये कम मिलेगा। एक बड़ी राहत कही जा सकती है, सरकार की तरफ से दी गई है। इस चुनाव पर भी क्या उसका असर मानते हैं आप पड़ेगा? देखिए, ये एक झुंझुना है मात्र इस चुनाव का। 2 महीने बाद आप देखिएगा, जब ये चुनाव हारेंगे सातों राज्यों के, ये 1200 की जगह पे 1400 करने का काम करेंगे एक सीधे से। ये चुनाव के असर से, और जो आज इन्होंने जो अपने एजेंसियों के माध्यम से जिन्होंने सूचनाएं ली हैं कि हम चुनाव हार रहे हैं, इसलिए उन्होंने 200 रुपये का कम करने का काम किया है। मैं एक तरफ से तो आपको घाव दे रहा हूँ, दूसरी तरफ से महलम लगा के पूछ रहा हूँ कि आपको कितना दर्द है। ये वो कारण है। देखिए, आज अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में जो 2200 रुपये की जो फीस ये ले रहे हैं और कह रहे हैं कि स्कॉलरशिप जब आएगी आपकी तो आपके खाते में ये सब्सिडी की तरह वापस आएगा जैसे गैस में आया था। लेकिन गैस में आज तक सब्सिडी लोगों की नहीं आई है। इस बात को लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता बखूबी इस बात को समझ भी रही है। आखिरी एक सवाल कि आप जनता के बीच जा रहे हैं, जनता का समर्थन आपको मिल रहा है, तो ये जो चुनाव है, इस चुनाव के बाद अगर आप जीतते हैं तो किस तरीके से जनता के लिए आप आगे आएंगे? किस तरीके से कांग्रेस उनके लिए काम करेगी? क्या बदलाव आप सोचते हैं यहाँ? मैंने कहा ना, जनता जिस तरीके से चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जीता करके लाने का काम करेगी और वही नज़ीर जो है पूरे देश में जाने का काम करेगी, और आने वाली लोकसभा में हम इनको जो है पटकनी देने का काम करेंगे और केंद्र में हमारी सत्ता होगी और 2027 में भी हमारी सत्ता होगी। तो हमारे साथ बागेश्वर जिले के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे और उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि जो भी जब भारतीय जनता पार्टी करती है वो एक चुनावी लॉलीपॉप है जो लोगों को दे रही है, और चुनावी लॉलीपॉप से आप कोई सत्ता नहीं चला सकते हैं, सरकारें नहीं चला सकती हैं। लोगों को एक रियल आश्वासन चाहिए, एक तरीके का दुख दर्द बांटने वाली सरकार चाहिए। तो ये चुनाव किस तरफ जाएगा, मात्र अब 48 घंटे से ज़्यादा का समय नहीं है चुनाव प्रचार के लिए, और सभी पार्टियां लगातार इसमें लगी हुई हैं। आपने हमें समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। और आप देखते रहिए शेष प्रश्न में हम और तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे और इस चुनाव को लेकर भी अपनी हम पूरी कवरेज जारी रखेंगे। धन्यवाद।